इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। मतलब कहने का ये, हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर के जब सबसे मेन डेफिनेशन जब पढ़ रहे थे तो क्या किया था कि पूरे काम को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था और उसको फिर ग्रुपिंग कर दिया था। और ग्रुप करने के बाद मतलब वो ग्रुपिंग करने का मेथड क्या होता है कि जो सिमिलर वर्क है ना वो सारे के सारे एक तरफ, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल भी था कि कार और स्कूटर, तो कार से रिलेटेड जितने भी काम है वो कार के एक ग्रुप में डाल दिया भाई, एक कार का अलग बना दिया डिपार्टमेंट, ठीक है, बाइक का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, स्कूटर का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया। समझ में आई बात, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि आप ना एक ऐसा ग्रुप ना बनाते हो, जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज तो तैयार करते हो वो कुछ इस तरीके से स्पेशलाइज्ड वे में तैयार करते हो कि जो उसको चला रहा होता है, जिसके अंडर में वो देते हो, वो बंदा या वो वर्कर जो होता है, वो जो मैनेजर होता है, वो उसी काम में परफेक्ट होता है। तो जब परफेक्ट बंदे को उसी से रिलेटेड वही काम दिया जाएगा जिसमें वो एक्सपर्ट है, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा स्पेशलाइजेशन का। समझे, स्पेशलाइजेशन वाला पॉइंट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, पहले कि जब काम बांटा जाए तो इस हिसाब से बांटा जाए, जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट हो उसको वो काम दिया जाए। तो यहाँ पर भी तो हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है। जब ग्रुपिंग ऑफ वर्क किया जाएगा, एक्टिविटीज किया जाएगा, तो उसको जब हम बांटेंगे, किसी को असाइन करेंगे किसी व्यक्ति को, तो हम उसको उसके काम के हिसाब से बांटेंगे, ठीक है। तो हमें इससे फायदा मिलेगा, ठीक है, कि आप उन एक्टिविटीज को जब भी आप ग्रुपिंग करते हो तो उसके बाद जो वो काम असाइन किए जाते हैं लोगों को, तो वो उनको दिया जाता है जो उस काम में एक्सपर्ट हैं, और उससे हमें फायदा मिलता है, वो बहुत अच्छे से काम को परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि काम बांट दिए जाते हैं और इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि मेरा काम क्या है। एक पर्टिकुलरली जैसे कि मान के चलिए कि अगर वो कहते हैं इंजन बनाया जा रहा है, तो इसके लिए जो इंजन में लुब्रिकेटिंग डालने की जो काम होता है, वो जो कहते हैं मोबिल ऑयल जो डाला जाता है, ठीक है, उसका काम डालने का जो काम होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी छोटे छोटे जो काम करने के जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर बंदे को दिया गया था, ये तुम्हें संभालना है। आई बस, मतलब कहने का काम को इतना वेल डिफाइन कर दिया जाता है कि अगर कोई काम बड़ा काम है, उस काम के मैंने 50 टुकड़े कर दिए हैं, उस 50 टुकड़े के अंदर भी और टुकड़े कर दिए हैं, और मैंने यहाँ पर एक व्यक्ति को बिठाया है काम करने के लिए, तो इसको पता है कि इसको क्या काम करना है। इवन हर एक व्यक्ति को ये पता है कि उसका क्या काम है और क्या ड्यूटी है उसकी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंडर में कौन काम कर रहा है, वो किसके अंडर में काम कर रहा है। समझ में आई बात, तो ये एकदम क्लियर हो जाता है बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि काम ही इस तरीके से बांटा गया है, स्ट्रक्चर ही इस तरीके से तैयार किया गया कि हर व्यक्ति का काम जो है पहले से ही डिटरमाइन है कि भाई आपको ये काम करना है। व्यक्ति को बुला करके जॉब पे लगा करके हम नहीं बताते, हम पहले से काम बना करके रखते हैं, बस वो व्यक्ति आकर उसको परफॉर्म करना शुरू कर देता है। समझ में आई बात आपका। ऑर्गेनाइजिंग क्लेरिफाई द वर्किंग रिलेशन अमंग द एम्प्लॉय, इट स्पेसिफाई हु इज टू रिपोर्ट टू हुम। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, मैंने आपको बताया अभी कि कौन किसके अंडर में काम कर रहा है और उसके अंडर में कौन कौन काम कर रहे हैं, ये एकदम क्लियर होता है। मैं इनके अंडर में काम कर रहा हूं, ये आकर के मुझे ऑर्डर दे रही, मैं नहीं सुन रहा, मैं क्यों सुनूं, मेरा जो है वो कहते हैं इनके अंडर में काम मिला है मेरे को काम करने के लिए, और आप बिल्कुल डिनाई कर सकते हो। आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर आपका जो बॉस है वो कोई और है, तो आप किसी और की क्यों सुनोगे। आ गई बात समझ, और रेस्पॉन्सिबल भी उसी के लिए रहोगे आप, ठीक है ना। तो काम बिल्कुल क्लियर हो जाता है इसके अंदर। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस आप एडवांटेज भी बोल सकते हो उनको, ठीक है ना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दो तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, पहला ह्यूमन का और दूसरा मटेरियल का, ठीक है। ह्यूमन का रिसोर्सेज कैसे, जैसे कि मान के चलिए मुझे पता था कि काजल जो है वो सेल में एक्सपर्ट है, तो मैंने सेल डिपार्टमेंट इनको पकड़ा दिया। अगर इनको फाइनेंस पकड़ा देता तो थोड़ा बहुत चाहे हो सकता है करते अच्छे, पर वो उस लेवल पे नहीं कर पाते जितना वो सेल में कर पाते। समझ में आई बात, मतलब कहने का इस ह्यूमन रिसोर्स का मैंने बेस्ट यूटिलाइजेशन कब कर सकता हूं, जब मैं इसको सेल डिपार्टमेंट दूंगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, जैसे ह्यूमन का एग्जांपल लिया। इसी तरीके से मटेरियल में आ जाओ। अब जैसे मटेरियल है, ठीक है, अगर आपने बहुत सारे काम बना रखे हैं और उन कामों को सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रखा है या सही से ग्रुपिंग नहीं कर रखा है, ठीक है, कोई भी काम कोई भी कर लेता है, तो वो परफॉर्मेंस वो एक्टिविटीज होंगे ना वो सही से परफॉर्म नहीं हो पाएंगे,
ठीक है, मैंने कहा भाई लुब्रिकेटिंग तो डालना है, मैंने कहा भाई गाड़ी पे पॉलिशिंग ही तो मारनी है, तो एक बंदे को पॉलिशिंग के लिए तो पूरी की पूरी कार जितने भी मॉडल है सबको पॉलिश करेगा वो। आ गई बात समझ में? मतलब कहने का ये है कि मटेरियल प्लस ह्यूमन रिसोर्स दोनों को ही हम इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं, इस तरीके से ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि उससे जो है हमारा फ़ायदा होता है और हम उनका पूरा पूरा यूज़ कर पाते हैं, चाहे वो कोई रिसोर्स कोई वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो। ठीक है, तो यहां पर वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है कि एक ही काम को दो व्यक्ति कर रहे हैं या कोई ऐसा काम है जो जिसे कोई कर ही नहीं रहा है, वो काम हो ही नहीं रहा है। ऑलरेडी हर काम को पहले से कॉपी पे कागज पे लिख करके रिटन फॉर्म में लिख करके और उसके ऊपर बंदा असाइन किया गया है, किसी न किसी को काम दिया गया है, तो ऐसा काम हो ही नहीं सकता कि कोई काम छूट जाए, पहली बात। दूसरा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही काम को दो व्यक्ति करें। भाई इनको इनका काम दिया, इनको इनका काम दिया, इनको इनका काम दिया, तो हर बंदा अपना अपना काम करेगा, कोई दूसरे का काम तो करेगा नहीं। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि इससे क्या है बेस्ट यूटिलाइज कर पाऊंगा अपने एम्प्लॉइज का मैं। क्लियर हो गया? अगला है अडेप्टेशन टू चेंजेस। चेंजेस को लाना आसान हो जाता है। अब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंज लाना चाहते हो, ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, मेरे को सिर्फ एक कहीं एक पर्टिकुलर टास्क में चेंज करना था। मैं गया उस डिपार्टमेंट में, उस मैनेजर को बोला भाई ऐसे ऐसे चेंजेस है, इस चेंज को परफॉर्म करो। वो अपने एम्प्लॉइज को समझाएगा, बात करेगा, हो जाएगा काम। समझ में? अगर ये चीजें नहीं हुई होती तो यहां से चेंज आते और यहां से चेंज इस तरीके से चलते हर तरफ। ठीक है, जबकि इन लोगों को उस चेंज की नीड ही नहीं थी, पर ये फिर भी सुन रहे हैं। समझ में आई बात? और फिर ये अपने व्यूज देने लग जाएंगे, अरे ऐसे कैसे क्या करवा रहे हो यार, सेल डिपार्टमेंट वालों को तो परेशानी होने रही होगी, प्रोडक्शन वालों को परेशानी हो रही होगी, हालांकि ये उस डिपार्टमेंट से नहीं है पर व्यूज अपने दे रहे। समझ में आई बात? होगा क्या, विद्रोह की भावना उठने लग जाएगी, उस चेंज के खिलाफ लोग खड़े होने लग जाएंगे। समझ आई बात? पर यही चीज अगर मैं इनको दूंगा तो ये उस टेक्निकल बॉटम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उसी चीज पे, और वहां चेंज करूंगा तो उनको समझ है कि क्या चेंजेस होने चाहिए, और मैनेजर को पता है कि मेरे को किस तरीके से चेंज करवाना है। तो एक छोटे डिपार्टमेंट में जहां पर भी जिस तरीके की चेंजेस है वहां पे चेंज करना आसान हो जाता है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कराना है तो भाई पूरे ऑर्गेनाइजेशन हर मैनेजर के डिपार्टमेंट से बोला जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस मेक ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल टू अडेप्टिंग एनी चेंज कनेक्टेड द पोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। किसी भी पोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय से रिलेटेड या किसी तरीके का कोई चेंज लाना है तो उस चेंज लाने के लायक बनाता है हमको ये ऑर्गेनाइजिंग जो है। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या होता है कि भाई सबसे ऊपर एक व्यक्ति काम कर रहा है, उसके नीचे ये काम कर रहा है, उसके नीचे इसके बगल में ये है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये, इस तरीके से जो है स्केलर चेंज चलता रहता है, ऊपर से नीचे की तरफ चलता रहता है। ठीक है, तो जिसको भी चेंजेस लाने होंगे वो सिर्फ अपने नीचे वाले को बोलेगा, वो फिर अपने नीचे वालों को समझाएगा, वो अपने नीचे वालों को समझाएगा। आपको पूरी जनता को भीड़ इकट्ठी करके बात करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आकर के यहाँ पे पूरे लेबर खड़ी कर लिया, 1000 लेबर काम करने वाली है, सबको एक साथ समझा रहे हो, वो विद्रोह करने लग जाएंगे। आपने सिंपली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो तो आप सीईओ से बोलो, सीईओ मैनेजर डिप्टी मैनेजर से बोलेगा, डिप्टी मैनेजर जो डिपार्टमेंटल मैनेजर से बोलेगा, वो फंक्शनल मैनेजर से बोलेंगे, सुपरवाइजर से बोलेंगे, सुपरवाइजर वर्कर से बात करेंगे। समझ में आई बात? ये क्या हो गया, आपके पोस्ट का स्केलर चेन हो गया ऊपर से नीचे की ओर, जो कि अथॉरिटीज चलती है जिस तरीके से, है ना। तो इसे जो है चेंजेस लाना जो है पॉसिबल बनाता है, आसानी से चेंजेस लाया जा सकता है इससे। ठीक है जी, और पढ़ूं। Whenever the manager post falls vacant, it is immediately filled up by the promotion since the every subordinates is well aware of the working on the BIOS of the office boss. There is no difficulty for his taking up the new post. अब क्या है कि अगर कोई भी पोस्ट खाली होती है, जैसे कि मान के चलिए ये वाली पोस्ट खाली हो गई है, ये जो काम करने वाले लोग हैं ना इसके नीचे, ये रेगुलर इसके साथ काम करते हैं, इसी के अंडर में काम करते हैं, रेगुलर के साथ काम कर रहे हैं। तो काम करते करते ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सपर्ट हो जाते हैं कि भाई हमारा बॉस क्या काम करता है ना। तो हमारे लिए ये बहुत ही इजी वे होता है कि इनमें से किसी भी एक एक्सपर्ट को उठा के यहाँ बिठा दो, प्रमोशन करके उसकी पोस्ट बढ़ा करके वाली वैकेंट को पोस्ट को खाली भर दो। सेम जब यहाँ पे खाली होगी तो इसको उठा के यहाँ पे, और इस तरीके से नीचे वालों को प्रमोशन भी मिल जाता है और जगह भी भर जाती है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस तरीके से वैकेंट पोस्ट को इमीडिएटली भरा जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा ना कि भाई अब यहाँ पे ये पोस्ट खाली है तो पहले मैं इश्तिहार छपवाऊंगा, फिर रिक्रूटमेंट करूंगा, सिलेक्शन करूंगा, पूरा टाइम लग रहा है, तब तक काम कैसे चलेगा? आगे बात में तो इमीडिएट फिलअप करने के लिए क्या कर सकते हो आप, प्रमोशन करके भर लो।
क्योंकि ये लोग जो है वो तो रोज काम कर रहे हैं ना, उसी चीज को करते हैं, ठीक है, तो ये जो है एक्सपर्ट होते हैं उस काम को करने में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो जो है इफेक्टिव हो जाता है। इफेक्टिव मतलब असरदार हो जाता है, अच्छे से काम करने लग जाता है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं सारे के सारे काम डिवाइड कर दूं और हर एक व्यक्ति को बता दूं भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, और अगर नहीं हुआ तो तुम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो, काम अपने आप ही होने लग जाता है। जहां पर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एकदम क्लियर हो जाती है ना, वहां पे ऑटोमेटिकली काम एकदम क्लियर हो जाता है। समझ में आई बात? मैंने एक प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट में मैंने इन 3 बच्चों को लेना है, तीनों को बोल दिया मैंने तुम रॉ मटेरियल खरीद करके लेकर के आओ, ठीक है, ये डाटा इकट्ठा करेंगे नेट पे से और ये राइटिंग का काम करेंगे। समझ में आई बात? अब जब टाइम कंप्लीट होगा उसके बाद ये नहीं बोल सकते कि भाई मैंने लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? जब तुम्हारा ही लिखने का काम था तो क्यों नहीं लिखा? समझ में आई बात? ये नहीं कह सकते कि मैं खरीद नहीं पाई सामान, या ये नहीं कह सकते कि मैं डाटा इकट्ठा नहीं कर पाया। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने अथॉरिटीज दे दी हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी चली गई है। और एक्चुअल में यहाँ पर हम यही तो कर रहे हैं। जो पोस्ट तैयार करी गई तो हर एक पोस्ट की अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिटन फॉर्म में उस बंदे को दे दी गई। हर एक पोस्ट वाले को रिटन फॉर्म में वो कि क्या अथॉरिटी है उस बंदे के पास और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको दे दी गई। भाई तुम्हारी अथॉरिटी ये है कि तुम्हें ये काम कर सकते हो, ये अधिकार है तुम्हारे पास, और रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम इस मैनेजर के अंडर में काम कर रहे हो आप, तो ये मैनेजर जो बोलेगा वो काम करना है आपको। समझ में आई बात? इस देखिए तो हर बंदा डर के रहेगा कि अगर मेरा ये काम है और ये नहीं कंप्लीट हुआ तो ये सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आएगी, मुझे ही डांट पड़नी है या फिर मेरे को जॉब से निकाला जाएगा। अगर प्रोजेक्ट के अंदर अगर डाटा अच्छा नहीं है इसका मतलब क्या है? फिजा रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए, क्योंकि काम फिजा को दिया गया था पर्टिकुलरली। आ गई बात समझ? ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि अगर जहां पर आपका अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो जाता है ना एकदम, यहाँ पे तो हम लोग रिटेन में काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग? रिटेन में काम करते हैं सारी की सारी चीजें। जब आप किसी कॉर्पोरेट लाइन में जॉब करने जाओगे तो वहां पर जब आपको जॉब लेटर मिलेगा ना उसमें आपको लिखा रहेगा कि आपको ये काम करने हैं, आप इसके अंडर में काम करोगे और आपके अंडर में ये लोग काम करेंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है इससे क्या हो जाता है? इफेक्टिव हो जाता है। सब जो है अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करने लग जाते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल की बात होती है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बात करते हैं एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज का इससे डेवलपमेंट होता है। पहला देखो क्या है कि जब आप एक ही काम को बार बार करते रहते तो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, तो आपका डेवलपमेंट तो वहां से हो ही रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट काजल को दिया जा रहा है तो सेल्स डिपार्टमेंट वो रेगुलरली कर रहे हैं। ये एक्सपर्ट कैसे हुई हैं? क्योंकि स्टार्टिंग पहले भी किसी कंपनी में जॉब करती थी तो सेल का ही काम करती होंगी, अभी भी सेल का ही कर रही है। तो अगर हम और इनसे सेल में ही काम कराते रहेंगे तो सेल में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या डेवलपमेंट हो जाता है, इंप्लॉइज का डेवलपमेंट होता है। पढ़ लेते हैं। अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेशन अथॉरिटी इज प्रैक्टिसाइज दिस इज डन टू नॉट बिकॉज द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बट इज ऑल्सो टू डिस्कवर न्यू टेक्निक ऑफ वर्क। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टेकिंग डिसीजन टू द सबऑर्डिनेट्स। अब जरा देखिए जी क्या होता है कि इसके अंदर हम अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जब देते हैं तो इनके पास ऐसी अथॉरिटीज होती है कि ये अपने हिसाब से क्रिएटिविटी करके भी काम को परफॉर्म करवा सकते हैं। समझ में आई बात? भाई ये सेल्स मैनेजर थे, इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करने वाले थे। इन्होंने सोचा कि भाई कुछ नया टेक्निक निकाला जाता है, इन्होंने कोई अलग यूनिक सा कुछ निकाले जो मार्केट में ऐसा नहीं चल रहा था, इस तरीके से सेल नहीं हो रही थी, जो लोग नहीं करते थे। इन्होंने कुछ नया तरीका, उससे सेल एक्चुअल में हाइकअप हो गई, हो सकती है और आप कर सकते हो। समझ में आएगा? मतलब कहने का ये है कि आप न्यू मेथड्स इन्वेंट कर सकते हो, क्रिएटिविटी ला सकते हो। आपके पास इन चीज़ों की अथॉरिटी है तो इससे क्या होता है कि आप और डेवलप हो रहे हो। जहाँ पर क्रिएटिविटी आ जाती है ना वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। समझ में बात? नई नई चीज़ें करोगे तभी तो आप डेवलप होगे, तभी तो आप विकसित होगे, तो अच्छा काम करके दिखाओगे। ठीक है ना? इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टेकिंग डिसीजन to subordinate by taking advantage of the situation. They try to find out the latest technique and implement them. Consequently it helps them to grow and develop. इनके पास अथॉरिटी होती है कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बस में? चलिए अगला हो जाता है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। आपके अपने बिजनेस का एक्सपेंशन ग्रोथ करना बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप ऑर्गेनाइजिंग करके चल रहे हैं तो। The process of organizing allows the employees the freedom to take the decision which help them to grow. They are always ready to face the new challenges. They can situation
can help the development of the enterprise. This helps increase the earning capacity of the enterprise, which in turn helps its development. देखो जी, ये क्या करता है कि आपको फ्रीडम देता है न्यू क्रिएटिविटीज लाने के लिए, ठीक है, आपको अपने अलग तरीके से काम करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, जो आपको काम मिला है वो काम मिला है, ठीक है, उसको परफॉर्म करना है, आपके पास नए नए तरीके आ रहे हैं अगर दिमाग में, तो उस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हो। उससे क्या होता है कि आपका प्रॉफिट होता है और इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रॉफिट होता है, और अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से काम करना है ये भी आप सीखने लग जाते हो, और इसी की वजह से तो क्या होता है कि आपकी पोस्ट ऊपर बढ़ जाती है। अगर मान के चलिए क्या हो गया कि यहाँ का कोई पोस्ट खाली है, ठीक है, तो इसके वजह से फिल कर लिया जाएगा, ऊपर का पोस्ट खाली तो इससे फिल कर लिया जाएगा। कई बार क्या होता है ना कि जो मेन डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, समझदार हो गए और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो चुके हैं वो। हम क्या कर सकते हैं कि एक जब नई ब्रांच खोली जाएगी तो इनको वहाँ पे भेज दिया जाएगा कि भाई आप वहाँ संभाल के आओ, और वहाँ पे आकर एक नई ब्रांच स्टार्ट की जा सकती है, एक नया एक नया प्रोडक्ट वो किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। समझ में आएगा?